मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय जूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपसे चर्चा कर रही हूँ। मैंने अपने पहले 3 वीडियोस एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर अपलोड किए और उन तीनों वीडियोस में हमने भारतीय प्रशासन के क्रमिक विकास पर चर्चा करी। प्राचीन काल, मौर्य काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल। यह मेरा इस विषय पर अर्थात एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर अंतिम वीडियो है और इस वीडियो में हम 1909, 1919, 1935 और 1947 के अधिनियमों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम की बात करते हैं। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसरॉय और जॉन मॉर्ले को राज्य सचिव बनाया गया। मॉर्ले उदारवादी विचारों के थे, अर्थात वे भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। इस भारतीय परिषद अधिनियम के तहत केंद्र की विधान परिषद में निर्वाचन का समावेश हुआ, लेकिन शासकीय बहुमत बरकरार रहा, अर्थात केंद्रीय विधानमंडल में निर्वाचित सदस्यों की संख्या नगण्य थी। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध भी किया गया। सन 1917 में भारत के नए राज्य सचिव मिस्टर मॉन्टेस्क्यू ने भारत में और अधिक सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार की नीति होगी कि प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों के सहयोग को बढ़ाया जाए और ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न विभागों के रूप में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन का विकास होता रहे। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के साथ भारत का भ्रमण कर प्रशासनिक एवं राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन किया और 1918 में एक प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ जिसे हम मॉन्टफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं और इसी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ। आइए देखते हैं इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी। पहला जो इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रांतों में द्वैत शासन, अर्थात इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, केंद्रीय और प्रांतीय। केंद्रीय विषयों पर केंद्रीय सरकार विधि बनाती थी तो प्रांतीय विषयों पर प्रांतीय सरकार। पहला इंपॉर्टेंट फीचर तो ये है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जिस पर बहुत सारे शॉर्ट नोट बनते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे एमए में हो, आरएएस में हो, यूपीएससी में हो या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया, रक्षित और हस्तांतरित। रक्षित की श्रेणी में जेल, पुलिस, न्याय, वित्त, सिंचाई आदि अधिक महत्व के विषय आते थे, अर्थात रिजर्व वो विषय थे जो कि सरकार ने अपने पास रखे थे और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इन विषयों पर प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका की सहायता से संपादित करता था, जो प्रांत की विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। अर्थात ये रक्षित विषय वे विषय थे जिन पर वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था, वरन राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, अर्थात उसकी जो अकाउंटेबिलिटी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति थी। दूसरे थे हस्तांतरित या ट्रांसफर। शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वायत्त शासन आदि कम महत्व के विषय थे। डिफरेंस इज दैट रक्षित विषय इंपॉर्टेंट थे और ये लेस इंपॉर्टेंट थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से संपादित करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। परंतु ये वह विषय थे जिनसे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अन्य विशेषता जो इस अधिनियम की है
केंद्रीय विधानमंडल को और अधिक प्रातिनिधिक बनाया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल का वर्चस्व, केंद्रीय सरकार पहले की भांति ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी आदि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थीं। यदि कमियों के रूप में देखें तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन ज्यादा केंद्रीकृत था और द्वैध शासन एक तरह से विफल ही रहा। इसके पश्चात साइमन आयोग एक विशेष लैंडमार्क है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। यदि हम देखें, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ और उनके नेतृत्व में भारतवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इससे प्रभावित होकर सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 1919 के अधिनियम में ऐसे आयोग का प्रावधान था। इस आयोग में एक भी भारतीय न होने के कारण भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया और जैसा आप जानते हैं इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ये बात हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। साइमन आयोग ने 1930 में अपना प्रतिवेदन दिया और इस प्रतिवेदन पर एक गोल मेज परिषद में विचार किया गया। इस गोल मेज के आधार पर तैयार श्वेत पत्र की ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति द्वारा जांच की गई और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। ये 1935 का अधिनियम है। इसकी कुछ खास बातें हम देखते हैं। डिटेल में आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहला जो इसकी विशेषता है वो है संघात्मक सरकार की स्थापना। यह पहला अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रावधान था। संघात्मक सरकार केवल कल्पना मात्र बनकर रह गई क्योंकि रियासतों ने इसके लिए सहमति व्यक्त नहीं की। केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। 1935 के अधिनियम द्वारा विषयों को 3 भागों में बांटा गया: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सरकार की स्थापना के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक था। अखिल भारतीय हित के विषय संघ सूची में रखे गए, स्थानीय हित के विषय प्रांतीय सूची में। ऐसे विषय जो प्रधानतः प्रांतों के हित के लिए थे लेकिन उनमें एक रूपता की आवश्यकता थी, ऐसे विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया। इसी अधिनियम के तहत फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, अर्थात संघ और इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के मध्य होने वाले संवैधानिक विवादों को निपटाने के लिए 1935 के अधिनियम में फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। यह बिंदु भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया है, चाहे यूपीएससी में है चाहे नेट में है। केंद्र में द्वैध शासन। पहले आपको ध्यान है हमने चर्चा की थी, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। संघीय विषय अर्थात विषय 3 भागों में विभाजित थे, तो संघीय विषयों को भी इन्होंने विभाजित कर दिया, रक्षित और हस्तांतरित। रक्षित विषयों के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजाति क्षेत्र आदि सम्मिलित थे और इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सलाह से करता था। परिषद की सलाह उस पर बाध्यकारी नहीं थी। गवर्नर जनरल अधिकतर अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वविवेक से करता था। दूसरा, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपने मंत्री परिषद की सलाह से करता था। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह थी। एक अन्य और विशेषता इस काल की, प्रांतों में स्वायत्त शासन। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना के क्षेत्र में यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम था।
प्रांतीय सूची के विषयों पर विधि बनाने की प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। इन विषयों पर केंद्र के नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय शासन व्यवस्था, यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसमें से अनेक प्रश्न बनते हैं। प्रांतीय कार्यपालिका गवर्नर और मंत्रिमंडल द्वारा गठित थी। गवर्नर मंत्रिमंडल का प्रमुख होता था। उसकी शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया: विवेकीय, विशिष्ट उत्तरदायित्व की शक्तियां और मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियां। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विवेकीय शक्तियां, इनका दायरा विशाल था, बिना मंत्रिमंडल की सलाह से काम करता था, अर्थात वह स्वयं के विवेक का प्रयोग करते हुए इनका प्रयोग करता था। ये शक्तियां प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र को स्पर्श करती थी। विशेष उत्तरदायित्व के मामलों में वह मंत्रिमंडल से सलाह लेता था, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं था। ऐसे विषय जिसमें मंत्रिमंडल की मंत्रता मानने के लिए वह बाध्य था, वे बहुत कम थे। यानी विवेकीय शक्तियों का जो क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा, विशिष्ट उत्तरदायित्वों की शक्तियों का उससे कम, और मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियों का जो क्षेत्र था वह सबसे कम था। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 1935 के अधिनियम की भी विभिन्न आधारों पर आलोचना हुई। ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारतीयों की मांगों को और अधिक टाला नहीं जा सकता। उधर युद्ध का भी उन पर दबाव था। युद्ध के लिए सहयोग जुटाने व भावी नीति तैयार करने के उद्देश्य से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारत भेजा गया। इस क्रिप्स मिशन ने ऐसे प्रस्ताव बनाने का प्रयत्न किया ताकि सभी वर्गों को संतुष्ट किया जा सके, लेकिन कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन 1946, भारत की मांगों की अवहेलना होने पर भारतीय नेताओं ने अपना धीरज खो दिया और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर ब्रिटिश सरकार के सम्मुख गंभीर चुनौती खड़ी कर दी। भारतवासी और अधिक उग्र हो उठे और एक वर्ग हिंसा पर उतारू हो गया। सन 1942 में आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को झकझोर दिया। ब्रिटिश सरकार ने संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं से विचार करने के लिए एक दूसरा दल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम ध्यान दें तो संविधान के निर्माण के लिए इसे कैबिनेट मिशन को संविधान के निर्माण के लिए भारत भेजा गया था। आइए देखते हैं इस मिशन की क्या खास बात थी। भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता समाप्त कर देनी चाहिए। ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर एक भारत का संघ बनना चाहिए। भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे संघ में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें। संविधान बनाने के लिए शीघ्र एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, निर्वाचन किया जाए। और कैबिनेट मिशन की योजना भारतीयों को स्वीकार्य थी। इस मिशन के सुझावानुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की कुछ खास बिंदु इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो बिंदु है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई। दूसरा, प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल का पद होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। तीसरा, दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभाओं को उनके लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। चौथा, 14 अगस्त 1947 के बाद इन दोनों राज्यों अर्थात भारत और पाकिस्तान पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। आप डिटेल में बाकी बिंदुओं को पढ़ सकते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश दास्ता से मुक्त हुआ। इन चारों वीडियोस में हमने एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की प्राचीन काल से लेकर 1947 तक चर्चा की। आगामी वीडियो में हम
भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव विषय पर प्रकाश डालेंगे। भारत एक लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा और इतने लंबे समय में ब्रिटिश शासन का उस पर बहुत अधिक प्रभाव रहा। कुछ क्षेत्रों में वह प्रभाव सकारात्मक तो कुछ क्षेत्रों में नकारात्मक था। और आज भी हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश लीगेसी के नाम से जानते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो पर फोकस करें। धन्यवाद।